इसके बाद में नेक्स्ट में देखें इसमें क्या रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पे अपनी कंडक्टेंस या चालकता। ठीक है, तो डेंसिटी के बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम यहाँ पे चालकता, कंडक्टेंस यानी चालकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम चालकता। चालकता में क्या रहेगा, कंडक्टेंस। ठीक है, तो चालकता किसके कारण से होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मेटल्स में या किसी एलिमेंट में। फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। इस कारण से हम कहेंगे कि वो पदार्थ या वो मेटल या वो एटम विद्युत और ऊष्मा का क्या है, चालन करता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण से, वो ऊष्मा यानी हीट और करंट यानी ऊष्मा और विद्युत का क्या करता है, वो चालन करता है। तो कंडक्टेंस चालकता में क्या लिखेंगे हम कि एस फ्लो, ये जो धातुओं की चालकता होती है वो किसके कारण से होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण से होती है। इस कारण से धातुओं को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। धातुओं की चालकता इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होती है। इस कारण से हम धातुओं को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता के नाम से जाना जाता है। अब अपने को पता है एस ब्लॉक है, उसमें दोनों वर्गों में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं धातुओं में। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकंड ए ग्रुप है। अब फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनमें NS1 का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेकंड ए वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2। NH2 का मतलब इनमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो ज्यादा चालकता, अब इनमें क्या होता है कि इनका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, इन दोनों ही वर्गों की धातुओं का आकार बड़ा होगा तो ये इनका आयनन विभव कम रहेगा। आयनन विभव कम रहेगा तो ये धातु आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती हैं, ये भी इनके इलेक्ट्रॉन से वो फ्री रहेंगे। इस कारण से ये विद्युत और ऊष्मा यानी करंट और इलेक्ट्रिक और हीट दोनों को क्या करेंगी, चालन करेंगी। हम दोनों ही कंपैरिजन करें यहाँ पे तो कौन से की चालकता ज्यादा होगी, तो उसमें आएगा कि सेकंड ए ग्रुप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल्स के अंदर फ्री प्रेजेंट होंगी उसकी चालकता भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो सेकंड ए ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जबकि फर्स्ट ए ग्रुप में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण से इन धातुओं या मेटल्स की चालकता फर्स्ट ए ग्रुप की धातुओं की चालकता की तुलना में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, चालकता के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्लेम टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग आता है ये फ्लेम टेस्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी अपनी यहाँ पे, फ्लेम टेस्ट, जिसे हिंदी में नाम जाना जाता है इसका ज्वाला परीक्षण के नाम से। ज्वाला परीक्षण फ्लेम टेस्ट है ये। ठीक है, फ्लेम टेस्ट नाम क्यों रखा गया है कि जब किसी भी मेटल्स या धातु को हम बुनसन ज्वाला में ले जाते हैं तो उस धातु के वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए ग्रुप में NS1 एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकंड ए ग्रुप में आता है NH2 यानी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट है वो बुनसन ज्वाला में जब हम इनको रखेंगे या गर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस बुनसन ज्वाला से ऊर्जा लेकर के एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होकर के ये इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल या उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर या हाई एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उच्च ऊर्जा स्तर से वापिस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय ये एक विशेष रंग का क्या करती है, विशेष रंग की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस कारण से ये उस ज्वाला में रंगीन दिखाई देते हैं। तब हम बोलते हैं कि ये ज्वाला परीक्षण है वो शो करते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ज्वाला परीक्षण की डेफिनेशन में, ज्वाला परीक्षण की डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि एस ब्लॉक की किसी भी धातु को जब हम बुनसन ज्वाला में गर्म करते हैं तो
उस धातु के वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन गुंसन ज्वाला से एनर्जी लेकर के हाई एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं एक्साइटेड होकर के, और वहां वे इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होने के कारण से वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं, और लो एनर्जी लेवल्स में आते समय वो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो हाई लेवल्स के कारण से थी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी का वो क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे लो एनर्जी लेवल में, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे धातु के वैलेंस सेल में, बुनसन ज्वाला से इसको गर्म किया गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, हाई एनर्जी लेवल में चले गए, ऊर्जा भी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके यहाँ आ गए हैं, तो वापिस आते समय ये उतनी ही ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, ऊर्जा बाहर निकालेंगे, और जो ऊर्जा इनसे बाहर निकालती है वो क्या होती है, कलरफुल होती है। इस कारण से ये उस ज्वाला में रंग, उस ज्वाला को क्या करेंगे, ये रंग प्रदान करते हैं। इसे ज्वाला परीक्षण के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से सुने कि एस ब्लॉक मेटल्स को जब बुनसन ज्वाला में गर्म किया जाता है तो इन मेटल्स में वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में एक्साइटेड हो जाते हैं, वहां वे अनस्टेबल होते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते समय कलरफुल या दर्शक क्षेत्र की जो विकिरण होती है ना, विजिबल रीजन की रेडिएशन, उनको वापस क्या करेंगे, वो उत्सर्जित करेंगे। इस कारण से वे ज्वाला को एक विशेष कलर, स्पेसिफिक कलर है वो देते हैं। इसे ज्वाला परीक्षण के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें एक बात आती है कि यदि एस ब्लॉक में से धातुएं हैं, उनके इलेक्ट्रॉन यदि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते समय यदि वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश के विजिबल रीजन या दर्शक क्षेत्र की विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते हैं तो वे हमें रंगीन दिखाई नहीं देंगे, यानी वो ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करेंगे। तब हम कहते हैं कि वो मेटल्स ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित नहीं करती है, फ्लेम टेस्ट नहीं देती है। कब कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते समय यदि विजिबल रीजन की विकिरणों का उत्सर्जन करता है तो हम कहेंगे कि ये रंगीन है। और यदि ये प्रकाश के दर्शक क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण नहीं करके पैराबैंगनिक क्षेत्र से करे, चाहे ये आईआर क्षेत्र से करे, कोई से भी क्षेत्र से करे, वहां पे धातु वो ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करती है, तो हम कहेंगे कि वो ज्वाला परीक्षण है वो नहीं दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वाला परीक्षण के कारण से कौन सी धातु कैसा कलर शो करती है, देखें यहाँ पे एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप की मेटल्स है उनको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ए ग्रुप में आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम तक की बात आएगी। तो इसमें ये वाला क्या होता है, क्रिम्सन रेड का मतलब होता है ईंट जैसा लाल रंग प्रदर्शित करता है बुनसन ज्वाला में रखने पर। सोडियम कैसा करेगा, सुनहरा पीला यानी गोल्डन येलो कलर शो करेगा इसमें। पोटेशियम करता है वायलेट या बैंगनी कलर शो करेगा, ये वापिस क्रिम्सन रेड कलर शो करेगा, सॉरी रेड वायलेट, लाल बैंगनी कलर है वो शो करता है। और सीजियम जो होता है वो बुनसन ज्वाला में रखने पर ब्लू कलर या नीला रंग है वो प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या आएगा कि जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप है ना, उसके सभी मेटल्स क्या करती हैं, फ्लेम टेस्ट है वो शो करती हैं। ठीक है। अब आती है सेकंड ए ग्रुप की बात। सेकंड ए ग्रुप में शुरुआत में क्या थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका रेडियम नहीं पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका फ्रेंशियम नहीं पढ़ेंगे, वो भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है वो होता है। अब इसमें आता है कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की तो सभी मेटल्स क्या है, फ्लेम टेस्ट शो करती हैं, लेकिन सेकंड ए ग्रुप की दो मेटल्स हैं वो फ्लेम टेस्ट शो नहीं करती हैं, ये दोनों। अब बची हुई हैं उनका कलर कैसा लिखेंगे, तो कैल्शियम क्या क्या होता है, ईंट जैसा लाल रंग होता है, क्रिम्सन रेड कलर रहेगा। स्ट्रोंशियम का क्या होता है, रेड कलर। और बेरियम का क्या होता है, सेब के जैसा ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, एप्पल ग्रीन कलर शो करता है, सेब जैसा हरा रंग। क्वेश्चन ये आता है इसमें, ये नहीं शो, या तो पूछेंगे फ्लेम टेस्ट क्या है,
या फिर ये पूछेंगे कि एस ब्लॉक की कौन सी दो धातुएं ज्वाला परीक्षण नहीं दर्शाती हैं, आंसर रहेगा बेरिलियम मैग्नीशियम। या फिर इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग की बेरिलियम और मैग्नीशियम धातुएं ज्वाला परीक्षण नहीं दर्शाती है, क्यों? तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा होने के कारण इनके बाह्यतम वैलेंस सेल के बाह्यतम संयोजकता कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या नाभिक से प्रबलता से या मजबूती से बंधे हुए होते हैं। यानी साइज छोटा होने के कारण इन दोनों मेटल्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण से जो ज्वाला में जब हम इनको रखेंगे तो ज्वाला की ऊर्जा इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन से इसके वैलेंस सेल से निकल करके हाई एनर्जी लेवल्स पे चले जाएं। तो ज्वाला की ऊर्जा वो इन दोनों में उपस्थित जो वैलेंस सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्वाला की ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन से उच्च एनर्जी लेवल्स में नहीं जा पाएंगे तो ये दोनों ही मेटल्स हैं वो फ्लेम टेस्ट शो नहीं करती हैं। तो कारण भी पता चल गया, आकार छोटा था, न्यूक्लियस का जड़ इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा था, इस कारण से यहाँ पे जो इनकी फ्लेम की जो एनर्जी होती है, ज्वाला की ऊर्जा इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि ये दोनों बेरिलियम और मैग्नीशियम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके या उच्च ऊर्जा स्तर में भेज सके। इस कारण से बेरिलियम और मैग्नीशियम और ज्वाला में कोई रंग प्रदर्शित नहीं करती हैं, अर्थात ये फ्लेम टेस्ट या ज्वाला परीक्षण नहीं देती हैं। ये रहेगा इसमें ज्वाला परीक्षण। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे फ्लेम टेस्ट के बाद में क्वेश्चन ये थे, कौन से शो नहीं करते, क्यों शो नहीं करते और ज्वाला परीक्षण होता क्या। कई बार ये सोडियम का जो गोल्डन येलो कलर है वो भी इसमें पूछ लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम बोलेंगे हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका नाम रहेगा यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन देखें तो क्या रहेगी कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति वाली रेडिएशन या विकिरण गिराई जाती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं। इस क्रिया को, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है और धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या रहेगी इसकी कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति वाली प्रकाश विकिरणें गिराई जाती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे और इस क्रिया में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित क्यों होते हैं? विकिरणें गिरी, धातु की सतह में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, विकिरणों ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, उच्च एनर्जी वाला बन गया, उच्च एनर्जी वाला बन के धातु की अपने नाभिक के आकर्षण बल को तोड़ देगा, तोड़ करके धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। इसी क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कब शो होगा, तभी होगा यदि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक से प्रबलता से बंधा हुआ नहीं हो, नाभिक का आकर्षण बल यदि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो, कम हो, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से उत्सर्जित हो जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव है कौन से वर्ग की कौन सी धातुएं दर्शाएंगी, तो उसमें क्या लिखेंगे हम कि एस ब्लॉक का जो ये फर्स्ट ए वर्ग होता है, फर्स्ट ए वर्ग, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग की लास्ट वाले एलिमेंट्स ना पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनका साइज बड़ा होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी तो इन तीनों ही धातुओं के वैलेंस सेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो दर्शक क्षेत्र की यदि विकिरण, दर्शक क्षेत्र के विकिरणों के मानते ऊर्जा कम होती है और आवर्ती सूर्य की क्या होती है, कम होती है। दर्शक क्षेत्र की विकिरणें भी यदि इन धातुओं के ऊपर गिरा देना तब भी इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तब हम कहेंगे कि ये धातुएं वो सबसे अधिक प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगी।
इन तीनों में से भी सीजियम का साइज, सीजियम का आकार सबसे बड़ा होता है, आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। इस कारण से सीजियम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है। इस कारण से सीजियम का उपयोग फोटो सेल या प्रकाश सेल बनाने में किया जाता है। आगे समझ में, सीजियम का उपयोग प्रकाश सेल बनाने में या फोटो सेल बनाने में करेंगे। कारण रहेगा आकार बड़ा होता है, आयन ऊर्जा कम होती है, इस कारण से सीजियम में से आसानी से इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं इसमें सेकंड ए ग्रुप की बात। तो सेकंड ए ग्रुप में जितनी भी धातुएं हैं उनमें से कोई भी धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव शो नहीं करती है। कारण ये रहेगा कि फर्स्ट ए ग्रुप की कंपैरिजन में सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स का साइज छोटा होता है और आयरन ऊर्जा क्या होती है, हाई होती है, उच्च होती है। आयरन ऊर्जा ज्यादा होगी तो दर्शक क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करने से उसके इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित नहीं हो पाते। इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करते। प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल से के द्वारा शो किया जाएगा और सबसे ज्यादा किया जाएगा सीजियम के द्वारा। उसके बाद देखें इसके अंदर केवल दो प्रॉपर्टीज और बची हैं अपनी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। अब अपने को पता है धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीकारक होती हैं, क्योंकि धातुएं क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेंगी, उन त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को कोई और क्या करेगा, ग्रहण करेगा। धातुओं का जो ऑक्सीकरण आसानी से, धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इस कारण से वे क्या, उनमें क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और धातुएं जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ना आसानी से, तो वहां पे जो विभव उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हमेशा ही कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है, एनोड पे होती है। तो इसमें आती है दोनों की बात करें फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकंड ए ग्रुप की, तो इसमें लिखा जाएगा कि फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं उनका साइज बड़ा और आयनन ऊर्जा कम होने के कारण से ये धातुएं आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स त्याग देती हैं। इसका मतलब इन धातुओं के ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होता है, उच्च होता है। इनका ऑक्सीकरण विभव क्या रहेगा, उच्च रहेगा। सबसे हाईएस्ट इसके अंदर किसका माना जाता है, सीजियम का ऑक्सीकरण विभव। वहां पे एक साल में क्या था कि लिथियम वाले में क्या था कि लिथियम का आकार छोटा होने के कारण से हम मानते हैं कि इसका ऑक्सीकरण विभव उच्च होगा। और ये वहां पे जो हम वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बने थे ना उसके अंदर सबसे ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिथियम प्रेजेंट होगा। मानक अपचयन विभव वाली जो एक विद्युत सक्रियता श्रेणी बनाई गई है ना उसके अंदर लिथियम सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। लिथियम में क्या सभी अक्षार धातुएं वहां पे टॉप पे प्रेजेंट होती हैं। सेकंड ए ग्रुप की बात है तो सेकंड ए ग्रुप है उसमें भी धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की रहेगी, उनमें भी मानक ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, लेकिन इनका जो ऑक्सीकरण विभव होगा इलेक्ट्रोड में उत्पन्न होगा वो कम रहेगा फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में। कारण क्या रहेगा कि इनमें धातुएं हैं उनका साइज छोटा और उनकी आयरन ऊर्जा उच्च होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाते हैं, इस कारण से इनके मानक ऑक्सीकरण विभव का मान कम हो जाएगा, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स के मानक ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी एस ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लास्ट रहेगी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। संकुल बनाने के लिए यानी कि धातुएं जो होती है ना वो लिगेंड के साथ में जुड़ करके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है उनको हम संकुल बोलते हैं। संकुल बनाने के लिए जो कंडीशन है वो होना चाहिए कि साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल, साइज छोटा होना चाहिए, धातु के ऊपर चार्ज है वो अधिकतम होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन। और तीसरा आना चाहिए कि मेटल्स के पास में क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये कोई भी मेटल्स इन तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तब हम कहेंगे कि वो संकुल है वो बना सकती है। साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए,
या हम बोले ऑक्सीडेशन स्टेट उच्च होनी चाहिए। और थर्ड क्या बोलेंगे कि उसके पास में लिगेंड्स के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए ग्रुप है एस ब्लॉक का, ये तीनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो ये इसके अंदर संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। इसमें बोलते हैं कि जो लिथियम होता है ना, उसका आकार छोटा होने के कारण से लिथियम में ये तो कंडीशन फॉलो होगी कि आकार छोटा है, इस कारण से लिथियम में कुछ एक या दो लिथियम के संकुल पाए गए हैं। लिथियम के अलावा एस ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग की कोई भी धातु संकुल यौगिकों का फॉर्मेशन नहीं करती, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, चार्ज उन पे +1 ही होता है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होती हैं, तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करते तो संकुल नहीं बनाते हैं। सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ए ग्रुप में मैग्नीशियम और बेरिलियम है, इन दोनों का आकार छोटा होता है, इस कारण से ये एक दो संकुल बना लेते हैं। इसके अलावा जो बची हुई धातुएं वो संकुलों का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वे धातुएं इन तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं। बेरिलियम के और मैग्नीशियम के संकुल बनते हैं, इसमें मैग्नीशियम का एक संकुल आपको ज्ञात ही होगा, वो रहेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम धातु का क्या होता है, संकुल होता है। उसमें क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। ठीक है, ये थी आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद में कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही।